डोनाल्ड ट्रंप 78 साल, नरेंद्र मोदी 74 साल, व्लादिमीर पुतिन 72 साल और शी जिनपिंग 71 साल। दुनिया के 4 ताकतवर देशों की कमान बुजुर्ग नेताओं के हाथ। ये सिर्फ उम्र में नहीं बढ़ रहे बल्कि सत्ता से चिपके हुए भी हैं। इन देशों का विपक्ष हाशिए पर जा रहा है और लोकतंत्र नए तरह से गढ़ा जा रहा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन नेताओं को सत्ता में बनाए हुए हैं और मजबूत भी कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। लिस्ट लंबी है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान 70 साल के, इजराइल के बेंयामिन नेतन्याहू 75 साल के, फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास 89 साल और कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 90 पार 91 के। लेकिन हम 4 नेताओं पर फोकस करेंगे: डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी। ये चारों दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को लीड कर रहे हैं। भारत, चीन, अमेरिका और रूस में दुनिया की 40% आबादी रहती है और ये चारों न्यूक्लियर पावर भी हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद पर बढ़ावा सत्ता में बने रहने की गारंटी बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा चुनाव प्रचार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चला। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप वोटरों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि अमेरिका कभी शानदार देश हुआ करता था जिसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है और अब वे इसे दोबारा महान बना देंगे। And everyone who simply wants to do one thing, make America great again. ग्लोबलाइजेशन, आतंकवाद और आर्थिक उथल-पुथल के बीच पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से फैला है और ट्रंप की जीत इस बात को पुख्ता करती है कि राष्ट्रवाद आने वाले दिनों में भी राजनीति के लिए बड़ा मुद्दा होगा। ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका को सबसे आगे रखने के लिए वो चीन से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारी बातें नेशनलिज्म का नैरेटिव तैयार करती हैं। ट्रंप के दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति तो पूरी तरह धर्म और राष्ट्रवाद पर टिकी है। वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं और भारत के खोए सम्मान को वापस लाने का दम भरते हैं। लगभग 25 साल से मोदी की राजनीति धर्म के आसपास चल रही है। वो धर्म के प्रदर्शन से परहेज नहीं करते, धार्मिक कर्मकांडों में खुलकर हिस्सा लेते हैं और यहाँ तक कि माइनॉरिटीज पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत में धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ी हैं। कुछ विवादित फैसले भी हुए हैं जिनमें नागरिकता का कानून और अल्पसंख्यक बहुल कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना शामिल है। लेकिन धर्म पर की गई राजनीति मोदी और इनकी पार्टी को सूट कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी धुर राष्ट्रवादी हैं और ग्रेटर रशिया की फिलॉसफी पर काम करते हैं। साल 1999 में सत्ता में आने के बाद से पुतिन 25 साल से वहीं टिके हैं। उन्होंने सोवियत संघ से अलग हुए देशों को कमजोर किया है और कभी जॉर्जिया के कुछ हिस्से अलग किए हैं तो कभी यूक्रेन के। चीन के शी जिनपिंग 2012 से कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख और 2013 से राष्ट्रपति हैं। उनका सारा ध्यान चीन को मजबूत करने पर है। इस सिलसिले में उन्होंने चाइनीज ड्रीम 2049 भी तैयार कर रखा है। साल 2049 में चीन की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शी का सपना है कि तब तक चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा जो इकोनॉमिकली अमीर होगा और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे। चीन का कई देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। 2020 में उसकी भारत से झड़प हो चुकी है जबकि ताइवान के साथ उसका रिश्ता लगातार बिगड़ रहा है। हैरानी की बात है कि ये उम्रदराज नेता जिन देशों पर राज कर रहे हैं वहां के लोगों की एवरेज एज बहुत कम है। भारत में सिर्फ 28 साल और कुछ महीने, जबकि चीन, अमेरिका और रूस में 40 साल से कम। भारत में चुने गए पार्लियामेंटेरियंस की एवरेज एज लगभग 55 साल है जबकि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी की 74 साल। एक बात जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये भी कि जिन देशों की बागडोर लंबे वक्त से किसी एक नेता के हाथ में है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में उसका नंबर बहुत नीचे है। मिसाल के तौर पर रूस और चीन की रैंकिंग 140 से भी नीचे है और उन्हें ऑथोरिटेरियन देश कहा जा रहा है। दूसरी तरफ नॉर्वे, स्वीडन या न्यूजीलैंड जैसे देशों में लगातार नेता बदलते रहते हैं और ये सभी टॉप 5 में शामिल हैं। इनकी कैटेगरी है फुल डेमोक्रेसी।
इनके हेड ऑफ स्टेट्स की उम्र आमतौर पर 50s या ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली 60s में होती है, कुछ तो 50 से भी कम के हैं। यूरोप में हेड ऑफ स्टेट्स की औसत आयु कोई 53 साल है। यहाँ पूर्व चांसलर एंगेला मैर्केल का नाम लेना जरूरी है, जिन्होंने पिछली बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। वो लगातार 4 बार यानी 16 साल तक चांसलर रह चुकी थीं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री की तरह जर्मनी में भी कोई भी कितनी बार भी चांसलर बन सकता है, लेकिन उस वक्त 67 यानी 67 साल की मैर्केल ने अगली पीढ़ी के लिए जगह खाली कर दी थी। भारत में पिछले 10 साल से चर्चा चल रही है कि बीजेपी 75 से ज्यादा उम्र के नेताओं को तथाकथित मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है, यानी उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग कर देती है। पर पार्टी ने कह दिया है कि 75 के होने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी पर यह लागू नहीं होगा। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। चीन के शी ने तो संविधान बदलकर खुद को जिंदगी भर राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता निकाल लिया है। वहां लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन चुनाव होते हैं। 2023 के चुनाव में शी के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। इसी तरह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संविधान में बदलाव करके खुद को 2036 तक पावर में बने रहने का रास्ता साफ कर लिया है। उस वक्त पुतिन की उम्र 83 साल होगी। ट्रंप भले लगातार सत्ता में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है और अमेरिकी राजनीति को काफी प्रभावित किया है। अमेरिकी चुनाव प्रचार में माइग्रेशन बड़ा मुद्दा रहा। यह बुनियादी तौर पर नेशनलिज्म से ही जुड़ा है। ट्रंप और इलन मस्क जैसे लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि ज्यादा विदेशियों के आने से अमेरिका की संस्कृति खत्म हो जाएगी, सुरक्षा पर असर पड़ेगा और नौकरियां चली जाएंगी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि बाहर से आए लोग अमेरिकियों के पालतू जानवर मारकर खा रहे हैं। They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में मेक्सिको की सीमा पर विशालकाय दीवार बनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह माइग्रेंट्स को उनके बच्चों से अलग कराया था, उस पर काफी विवाद हुआ। फिर भी ट्रंप को कई अमेरिकियों से सिंपैथी मिली, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रंप ये सब उनकी इकोनॉमी और नौकरियां बचाने के लिए कर रहे हैं। भारत में इल्लीगल इमिग्रेशन अमेरिका जितना बड़ा मुद्दा तो नहीं, लेकिन राजनीति के लिए काफी है। दावा किया जाता है कि लाखों बांग्लादेशी भारत में बिना दस्तावेज घुस आए हैं और हाल में काफी रोहिंग्या भी भारत पहुंचे हैं। चूंकि दोनों समुदाय मुसलमान हैं, लिहाजा हिंदू नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स में फिट बैठते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? वैसे जीरोंटोक्रेसी यानी ज्यादा उम्र के नेताओं के शासन की थ्योरी पुरानी है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था, इट्स फॉर द एल्डर मैन टू रूल एंड यंगर टू सबमिट। बुजुर्गों को शासन करना चाहिए और युवाओं को उनके नीचे काम करना चाहिए। लंबे समय तक आर्ग्यूमेंट दिए जाते रहे कि उम्र के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है और आदमी समझदार बनता है। हाल के दिनों तक कई देशों में ऐसा देखा गया, खासतौर पर राजशाही और कम्युनिस्ट देशों में, जहां डेमोक्रेसी की पकड़ ढीली थी और सत्ता हेरिडेटरी। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी ने खासतौर पर पिछली सदी में इन डेफिनेशंस को बदल दिया। लीडर्स का चुनाव आम लोग करने लगे और वोट उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि काम और परफॉर्मेंस पर दिए जाने लगे। पिछली सदी में कई देशों ने युवा हेड ऑफ स्टेट्स देखे। मिसाल के तौर पर जॉन एफ कैनेडी सिर्फ 43 की उम्र में अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन अमेरिका में ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट्स की भी चर्चा होती है। जो बाइडेन 80 पार के हैं और हेल्थ को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। इसी वजह से उन्हें इस बार प्रेसिडेंशियल रेस से हटना पड़ा। रोनाल्ड रेगन कई बार मीटिंग्स में सो जाते थे। रेगन ने जब अपने 2 टर्म पूरे किए तो वो 80 के हो चले थे। ट्रंप भी जल्दी 80 के होने वाले हैं।
इस बार के चुनाव प्रचार में उन्हीं की पार्टी के नेता निकी हेली ने कहा था कि 75 पार के नेताओं की मानसिक जांच होनी चाहिए। We'll have term limits for Congress. And mandatory mental competency tests for politicians over 75 years old. बीबीसी की ये रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती उम्र किस तरह फिटनेस को तो प्रभावित करती ही है, फैसले लेने और दिमागी संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकती है। यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सिर्फ ज्यादा उम्र की वजह से किसी नेता पर सवाल उठाना ठीक नहीं, पर उनके सत्ता प्रेम की वजह से सवाल उठना चाहिए और इसके लिए नियम कायदों में मैनिपुलेशन को तो जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार के चुनाव प्रचार में मीडिया पर जमकर निशाना लगाया। ट्रंप बार बार कहते आए हैं कि किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ साजिश रचता है। अमेरिकी मीडिया काफी ताकतवर माना जाता है और उसका एक हिस्सा ट्रंप के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है। अब ट्रंप ने धमकी दी है कि वो जर्नलिस्ट्स और मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, यहां तक कि पत्रकारों को जेल भी जाना पड़ सकता है। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकार ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन वो खुद घुटनों के बल गिर चुका है। पिछले 10 साल में भारत में न तो कोई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई है और न ही कोई उल्लेखनीय काम, बल्कि कई मामलों में इंडियन मीडिया ने सेल्फ सेंसरशिप लगाते हुए उन खबरों को दबा दिया जिससे सरकार पर सवाल उठ सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अलबत्ता वो अपने पसंदीदा पत्रकारों और कभी कभी फिल्म अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू कर लेते हैं। यहाँ उनके हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का दावा है कि मोदी के कार्यकाल में सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया गया और उन्हें नौकरियों से निकाला गया। इस दौरान सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्टिंग करने वाले लगभग 30 जर्नलिस्ट्स की हत्या हुई है। मोदी के सत्ता में आने के पहले यानी साल 2014 में भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140वें नंबर पर था। 2024 में ये नीचे गिरकर 159वें नंबर पर आ चुका है। रूस और चीन में तो प्रेस पर सरकार का सीधा कब्जा है। रूसी मीडिया का कंट्रोल क्रेमलिन के पास है और इसका इस्तेमाल पुतिन के पक्ष में नैरेटिव सेट करने के लिए होता है। 2024 में रूस में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें पुतिन को 88% वोट मिले। चीन का मीडिया भी पूरी तरह सरकार के कब्जे में है और वहां शी के विरोध में खबरें प्रकाशित नहीं होती। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रूस भारत से 3 पायदान नीचे 162वें नंबर पर है, जबकि चीन 172वें पर। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली में एबॉर्शन के खिलाफ जोर शोर से प्रचार किया, जबकि पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने इमिग्रेंट्स के छोटे बच्चों को उनकी मांओं से अलग किया तो दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। पुतिन के नेतृत्व वाले रूस से आए दिन कस्टोडियन डेथ, असैसिनेशंस या टॉर्चर की खबरें आती हैं। LGBTQ+ समुदाय के साथ रूस में जबरदस्त भेदभाव है। राजनीतिक विरोधी अलेक्सी नावाल्नी को लंबे वक्त तक कैद रखा गया और 2024 में जेल के अंदर रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 47 साल के थे। चीन में माइनॉरिटीज, खास तौर पर उइगुर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह लाखों उइगुरों को कैंपों में रखा जाता है और उनके साथ बुरा बर्ताव होता है। हालांकि चीन बार बार इन आरोपों को खारिज करता आया है। रूस की ही तरह शी की अगुवाई वाला चीन भी विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता और उन्हें किसी भी तरह रास्ते से हटा देता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि शी के सत्ता में आने के बाद लगभग 170 मंत्रियों और उप मंत्रियों को या तो पद से हटा दिया गया या जेल भेज दिया गया। बढ़ती उम्र के अलावा सेहत और राजनीति के बदलते स्वरूप की वजह से एक न एक दिन इन नेताओं को सत्ता से दूर जाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव का वक्त आ चुका है? अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।